अंधेरा कभी झूठ नहीं बोलता और रोशनी हमेशा सच नहीं दिखाती। जहाँ रिश्तों की नींव धोखे पर टिकी हो और हर परछाई के पीछे एक कातिल छिपा हो, वहाँ जन्म होता है एक ऐसी दास्तान का जो रूह कांपा दे। शून्य से शिखर तक का वो सफ़र जहाँ हर मोड़ पर एक नई मौत खड़ी है। दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रहा है द इनविजिबल एम्परर फ्रॉम जीरो टू जेनथ। आप सुन रहे हैं मिस्टेक एफएम, जहां हर राज एक नई जंग है। अध्याय 21, नीलवंश का उदय। रुद्रपुर के खंडहरों से उठते धुएं के बीच आर्यन खड़ा था, पर वह आर्यन नहीं था जिसे छाया और विहान जानते थे। उसकी गर्दन के पीछे उभरता वह नीला कोबरा का निशान किसी अंगारे की तरह दहक रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह नीली हो चुकी थीं, जैसे उनमें कोई गहरा समंदर समा गया हो। विहान ने कांपते हुए हाथ से आर्यन के कंधे को छुआ। भाई, आप ठीक तो हैं? आर्यन मुड़ा, पर उसकी नज़रें विहान को नहीं पहचान रही थीं। उसने एक ऐसी भाषा में कुछ शब्द कहे जो न हिंदी थी न इंग्लिश, वह किसी प्राचीन सभ्यता की आवाज़ थी। अचानक आसमान में काले बादलों का डेरा जम गया और बिना मौसम की बारिश शुरू हो गई। छाया ने अपने लैपटॉप पर बायो सेंसर्स चेक किए। विहान, पीछे हटो, सर का बॉडी टेम्परेचर 110 डिग्री के पार जा रहा है। उनका डीएनए, वो खुद को रीराइट कर रहा है। आर्यन के शरीर से एक नीली ऊर्जा की लहर निकली जिसने विहान और छाया को कई फीट दूर फेंक दिया। आर्यन ने चीखते हुए आसमान की ओर देखा और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, इल्यूमिनाटी। उस पहाड़ी से दूर शहर के एक सबसे पॉश इलाके की एक बंद इमारत के 100वें फ्लोर पर 5 नकाबपोश लोग एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। उनके सामने एक डिजिटल होलोग्राम चल रहा था जिसमें आर्यन का नीला निशान साफ दिख रहा था। तो आखिरकार ब्लू ब्लड जाग ही गया, उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा। प्रताप सिन्हानिया ने अपनी जान की बाजी लगाकर वो कर दिखाया जो हम सदियों से नहीं कर पाए। जेनेसिस का असली मकसद कभी सिपाही बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा वैसल पात्र तैयार करना था जो हमारी प्राचीन शक्ति को झेल सके। उन पांचों ने एक साथ अपने मास्क उतारे। वे दुनिया के सबसे बड़े नेता और व्यापारी थे जिन्हें दुनिया मसीहा मानती थी, पर वे नील वंश के रखवाले थे। आर्यन सिन्हानिया को लगता है कि वह आज़ाद है, पर वह अब हमारी चाबी है। उसे पकड़ो, इससे पहले कि वह अपनी शक्तियों को समझना शुरू करे। उसे शून्य नहीं, उसे अनंत की ओर ले जाना है। उन्होंने एक आदेश जारी किया और पूरी दुनिया के गुप्त ठिकानों से ब्लैक गार्ड्स की टीमें सक्रिय हो गईं। रुद्रपुर में आर्यन अब धीरे धीरे होश में आ रहा था, पर उसकी यादों में अब हजारों सालों का इतिहास दौड़ रहा था। उसे वे पिरामिड दिख रहे थे जो नक्शों पर नहीं थे, उसे वे युद्ध दिख रहे थे जो किताबों में नहीं लिखे गए थे। छाया, विहान, आर्यन की आवाज़ अब भारी और गूंजती हुई थी। मुझे सब दिख रहा है। प्रताप सिन्हानिया मेरे पिता नहीं थे, वे सिर्फ एक चौकीदार थे। मेरी माँ, वो भी एक साधारण महिला नहीं है। विहान ने हैरानी से पूछा, आप क्या कह रहे हैं भाई? माँ कहाँ है? आर्यन ने खंडहरों की एक दीवार पर अपना हाथ रखा। दीवार के पत्थर खुद ब खुद सरकने लगे और एक गुप्त तहखाना खुल गया जो विहान ने पहले कभी नहीं देखा था। अंदर एक प्राचीन ताबूत सार्कोफेगस रखा था जिस पर वही नीला कोबरा बना था। माँ यहाँ नहीं है विहान, उनका शरीर यहाँ है, पर उनकी रूह को उन लोगों ने डिजिटल प्रिजन में कैद कर रखा है जिन्हें तुम इल्यूमिनाटी कहते हो। आर्यन ने उस ताबूत को छुआ और अचानक पूरी गुफा में एक प्राचीन संगीत गूंज उठा। ये संगीत वही लोरी थी, पर अब वह एक युद्ध घोष वॉकराइट जैसी लग रही थी। तभी खंडहरों के ऊपर हजारों ड्रोन मंडराने लगे। हवा में गोलियों की नहीं, बल्कि नीली लेजर बीम्स की बौछार होने लगी। ब्लैक गार्ड्स ऊपर से रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे थे। उनके पास वो तकनीक थी जो आर्यन ने अब तक कभी नहीं देखी थी। छाया, विहान, ताबूत के पीछे छिप जाओ। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, पर इस बार तलवार की धार से लोहे की चमक नहीं, बल्कि नीली आग निकल रही थी। आर्यन ने तलवार को हवा में घुमाया और एक ऐसी लहर पैदा की जिसने सामने आ रहे 10 गार्ड्स को एक पल में राख बना दिया। ये क्या ताकत है? विहान की आंखें फटी रह गईं। ये वो ताकत है जिसे इंसानियत ने भुला दिया था, आर्यन ने शांत भाव से कहा। उसने एक गार्ड को पकड़ लिया और उसकी आंखों में सीधे देखा। अपने मालिकों से कहो, सम्राट वापस नहीं आया है, सम्राट अब बदल गया है। आर्यन ने उस गार्ड को दूर फेंका और छाया की ओर देखा। हमें वाराणसी जाना होगा। गंगा के नीचे एक ऐसा मंदिर है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। वहीं मुझे मेरी माँ की रूह को आज़ाद करने का रास्ता मिलेगा। गाड़ी अब तेज रफ्तार से वाराणसी की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में आर्यन को हजारों लोग दिख रहे थे, पर उसे उनकी आत्माएं दिख रही थीं। उसे समझ आ रहा था कि कौन सा इंसान नील वंश का गुलाम है और कौन आज़ाद। सर, वाराणसी के रास्तों पर ब्लैक गार्ड्स ने नाकाबंदी कर दी है। वे जानते हैं कि आप वहां आ रहे हैं, छाया ने अपने टैबलेट पर देखते हुए कहा। आर्यन ने खिड़की के बाहर देखा, जहां गंगा की लहरें चंद्रमा की रोशनी में चांदी की तरह चमक रही थीं।
उन्हें रोकने दो छाया, वे सिर्फ शरीर हैं और मैं अब समय हूँ। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और सस्पेंस की एक ऐसी परत बिछ गई जो अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली थी। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, पर वह आवाज़ उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके खून में गूंज रही थी। आर्यन, मणिकर्णिका घाट पर मत आना, वो एक जाल है। आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने गाड़ी की रफ्तार कम करने को कहा और विहान की ओर देखकर बोला, विहान, अगर मैं आज रात वापस न आऊं तो इस बक्से को खोलना। इसमें वो सच है जो दुनिया को खत्म कर सकता है या बचा सकता है। मणिकर्णिका का रहस्य। वाराणसी की रात हमेशा की तरह खामोश नहीं थी। हवा में चिताओं की राख और गीली मिट्टी की एक ऐसी गंध थी जो आर्यन को किसी प्राचीन युद्ध की याद दिला रही थी। आर्यन, छाया और विहान ने एक छोटी सी नाव ली और गंगा की लहरों पर सवार होकर मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ने लगे। घाट पर जलती हुई चिताओं की लपटें आर्यन की नीली आंखों में प्रतिबिंबित हो रही थीं। सर, मणिकर्णिका घाट पर जाने की चेतावनी आपकी माँ ने दी थी, फिर भी हम वहीं क्यों जा रहे हैं? छाया ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका हाथ उसकी गन पर स्थिर था। आर्यन ने नाव के किनारे से गंगा के जल को छुआ। जहां दुश्मन जाल बिछाता है वहीं सबसे बड़ा सच भी छिपा होता है। छाया, माँ ने चेतावनी इसलिए दी क्योंकि वो जानती हैं कि यह मेरा सामना मुझसे ही होगा। जैसे ही नाव घाट के किनारे लगी, वहां मौजूद अघोरियों और साधुओं का झुंड अचानक शांत हो गया। एक बूढ़ा अघोरी, जिसके पूरे शरीर पर भस्म लगी थी, उठकर खड़ा हुआ। उसकी एक आंख सफ़ेद थी और दूसरी में वही नीला कोबरा का निशान चमक रहा था जो आर्यन की गर्दन पर था। आ गए, सम्राट, उस रक्त की प्यास बुझाने जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने गंगा की गहराइयों में दफन किया था। उस अघोरी की आवाज़ ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। विहान डर कर पीछे हटा, पर आर्यन बिना डरे उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे वो मंदिर चाहिए जिसे समय ने भुला दिया है, आर्यन ने भारी आवाज़ में कहा। अघोरी हंसा, एक ऐसी हंसी जो घाट के पत्थरों से टकराकर गूंजती रही। वो मंदिर पत्थरों का नहीं, यादों का है। उसे खोलने के लिए तुम्हें उस आग में उतरना होगा जो कभी बुझती नहीं। अचानक घाट के चारों ओर से काले लिबास पहने ब्लैक गार्ड्स की एक पूरी फौज निकल आई। इस बार उनके पास सिर्फ लेजर गन्स नहीं थीं, बल्कि उनके हाथों में नैनो शील्ड्स थीं जो नीली रोशनी से चमक रही थीं। आर्यन सिन्हानिया, नीलवंश की चाबी हमें सौंप दो, गार्ड्स के कमांडर ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, पर इस बार तलवार की मूठ से नीली नसें निकलकर आर्यन के हाथ के साथ जुड़ गईं। वह और उसकी तलवार अब एक हो चुके थे। छाया, विहान, घाट के पीछे बने उस प्राचीन कुएं की ओर भागो। वहां एक सुरंग है, आर्यन ने आदेश दिया और खुद गार्ड्स की ओर बढ़ा। शुरू हुआ एक ऐसा तांडव जिसे वाराणसी ने सदियों से नहीं देखा था। आर्यन किसी परछाई की तरह गार्ड्स के बीच से गुजर रहा था। उसकी तलवार की एक एक काट से नीली बिजली निकल रही थी जो गार्ड्स के आधुनिक कवच को कागज की तरह चीर रही थी। कमांडर ने एक ग्रेविटी बम फेंका, जिससे कुछ पल के लिए आर्यन के आसपास का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी खत्म हो गया और वह हवा में तैरने लगा। गार्ड्स ने एक साथ फायरिंग शुरू की, पर आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर के चारों ओर एक नीली ऊर्जा का ढाल बन गया। तुम जिसे विज्ञान कहते हो, वो हमारे लिए सिर्फ एक खिलौना है। आर्यन ने हवा में ही अपनी उंगली घुमाई और सारे गार्ड्स के हथियार जमकर बर्फ की तरह टूट गए। दूसरी तरफ छाया और विहान उस प्राचीन कुएं तक पहुंच चुके थे, जिसे ज्ञानवापी के पास एक गुप्त स्थान माना जाता था। कुएं की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी थीं। विहान ने वह बक्सा खोला जो आर्यन ने उसे दिया था। उसके अंदर एक पीतल का चक्र था। विहान, देखो, ये चक्र इस कुएं के सांचे में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, छाया ने कहा। जैसे ही विहान ने चक्र को कुएं की दीवार पर लगाया, पूरी जमीन कांपने लगी। कुएं के अंदर का पानी दो हिस्सों में बंट गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। सर, रास्ता मिल गया, छाया ने आवाज दी। आर्यन घाट पर आखिरी बचे गार्ड को धूल चटाकर पीछे मुड़ा। अघोरी ने उसे एक जलता हुआ दिया दिया। नीचे जाओ सम्राट, पर याद रखना, गंगा के नीचे जो अंधेरा है वो तुम्हारी रोशनी को निगलने की कोशिश करेगा। अगर तुमने अपना संयम खोया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। आर्यन ने दिया लिया और छाया व विहान के साथ उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी और दीवारों पर बनी नक्काशी चमकने लगी थी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह एक प्राचीन बायोलैब थी जिसे हजारों साल पहले नीलवंश ने बनाया था। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल हॉल था, जिसके बीचों बीच मां की एक विशाल प्रतिमा थी, पर वह पत्थर की नहीं थी। वह किसी तरल धातु लिक्विड मेटल से बनी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। ये क्या है? विहान ने हैरान होकर पूछा। आर्यन प्रतिमा के पास पहुंचा। अचानक प्रतिमा से मां की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम यहाँ आ गए, लेकिन तुम अकेले नहीं आए हो। तभी हॉल के अंधेरे कोने से एक साया बाहर निकला। वह प्रताप सिन्हानिया था। वह मरा नहीं था, बल्कि उसका शरीर अब पूरी तरह मशीनी हो चुका था। हैरान मत हो बेटा, मुझे इस मंदिर की तलाश 30 सालों से थी।
जेनेसिस का असली डेटा यहीं छिपा है, द ओरिजिन कोड। इसकी मदद से मैं सिर्फ अमर नहीं बनूंगा, बल्कि मैं समय को पीछे मोड़ दूंगा। प्रताप के पीछे इल्यूमिनाटी के 2 और नकाबपोश सदस्य खड़े थे। आर्यन, तुम हमारे लिए वो पासवर्ड हो जिसे हम बरसों से ढूंढ रहे थे। अब ये मंदिर खुलेगा और तुम अपनी माँ को आज़ाद नहीं, बल्कि हमेशा के लिए मिटता हुआ देखोगे। आर्यन ने अपनी तलवार कस ली, पर तभी मंदिर की दीवारों से नीला पानी रिसने लगा। यह पानी नहीं था, यह एक नैनो फ्लो था जो मंदिर को लॉक कर रहा था। अगर इस मंदिर को खोलना है तो एक सम्राट की बलि देनी होगी, प्रताप ने हंसते हुए कहा और अपनी गन विहान की ओर तान दी। हॉल की छत से प्राचीन पत्थर गिरने लगे थे। आर्यन के सामने उसका अपना पिता खड़ा था, जो अब एक शैतान बन चुका था। एक तरफ माँ की रूह थी जो उस तरल धातु में कैद थी, और दूसरी तरफ विहान की जान। सम्राट, फैसला करो, बलि तुम्हारी होगी या तुम्हारे भाई की। प्रताप ने ट्रिगर पर उंगली रखी। आर्यन ने अपनी नीली आंखों से प्रताप को देखा और उसकी गर्दन का निशान अब काले रंग में बदलने लगा। उसे समझ आया कि सम्राट बनने की असली कीमत सिर्फ त्याग नहीं, बल्कि विनाश भी है। मंदिर का मुख्य द्वार धीरे धीरे खुलने लगा था और उसके पीछे से एक ऐसी रोशनी निकल रही थी जो किसी को भी अंधा कर सकती थी। सस्पेंस अब अपनी पराकाष्ठा पर था। क्या आर्यन खुद की बलि देगा या उस प्राचीन शक्ति को मुक्त करेगा जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। ओरिजिन कोड का उदय। गंगा की कोख में बसे उस गुप्त मंदिर का वातावरण अब किसी बिजली के घर जैसा तनावपूर्ण था। नीली रोशनी दीवारों पर बनी प्राचीन लिपियों से निकलकर पूरे हॉल में नाच रही थी। सामने प्रताप सिन्हानिया खड़ा था, जिसका आधा चेहरा इंसानी और आधा क्रोमियम स्टील का बना था। उसकी गन विहान की कनपटी पर टिकी थी। आर्यन, वक्त खत्म हो रहा है। ओरिजिन कोड को सक्रिय करने के लिए नील वंश के शुद्ध रक्त की आवश्यकता है। या तो तुम खुद को इस वेदी ऑल्टर पर समर्पित करो या अपने इस कमजोर भाई को मरते हुए देखो। आर्यन के अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा था। उसकी नीली आंखें अब गहरे बैंगनी रंग में बदल रही थीं, जो इस बात का संकेत था कि उसके शरीर के अंदर नैनोबॉट्स और प्राचीन ऊर्जा का घर्षण फ्रिक्शन शुरू हो चुका है। पिताजी, आपने सम्राट बनने का सपना देखा था, पर आप सिर्फ एक गुलाम बनकर रह गए। इल्यूमिनाटी आपको कभी वो शक्ति नहीं देगा जिसका उन्होंने वादा किया है। प्रताप की हंसी हॉल की दीवारों से टकराकर गूंजी। मूर्ख, मैं उनका गुलाम नहीं, उनका अपग्रेड हूँ। एक बार ये द्वार खुल जाए, फिर भगवान और मशीन के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। अचानक माँ की वह तरल धातु वाली प्रतिमा तेजी से घूमने लगी। छाया ने अपने बायोस्कैनर पर देखा और चीखी, सर, ये प्रतिमा एक एनर्जी कन्वर्टर है। ये पूरे मंदिर की ऊर्जा सोख रही है। अगर ये फटी तो वाराणसी का ये हिस्सा गंगा में समा जाएगा। आर्यन ने एक पल विहान की आंखों में देखा और फिर छाया की ओर। उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी। ठीक है प्रताप, मैं तैयार हूँ। विहान को छोड़ दो। प्रताप ने मुस्कुराते हुए विहान को धक्का दिया और आर्यन को वेदी की ओर बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही आर्यन ने उस प्राचीन वेदी पर अपना हाथ रखा, हजारों सूक्ष्म सुइयां उसके हाथ में चुभ गईं। उसका नीलवंश का रक्त उन नालियों में बहने लगा जो सीधे मंदिर के मुख्य द्वार की ओर जा रही थीं। द्वार पर लगे पत्थर धीरे धीरे सरकने लगे और एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई सोया हुआ दानव जाग रहा हो। लेकिन तभी आर्यन ने छाया को एक गुप्त इशारा किया। छाया समझ गई, आर्यन ने जानबूझकर अपना रक्त नहीं, बल्कि अपने शरीर में छिपे उस डिजिटल वायरस को वेदी में इंजेक्ट कर दिया था, जिसे उसने न्यूयॉर्क में मशाल मून से लिया था। ये क्या हो रहा है? प्रताप चिल्लाया। मंदिर की नीली रोशनी अचानक लाल पड़ने लगी। ओरिजिन कोड सक्रिय होने के बजाय क्रैश होने लगा। तुमने इसे दूषित कर दिया। प्रताप गुस्से में पागल होकर आर्यन पर झपटा, लेकिन आर्यन अब बदल चुका था। बिना तलवार के भी उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें प्रताप को पीछे धकेल रही थीं। मैंने इसे दूषित नहीं किया पिताजी, मैंने इसे इंसानियत से जोड़ दिया है। ये कोड अब सिर्फ तभी खुलेगा जब इसे त्याग की भावना मिलेगी, लालच की नहीं। तभी मंदिर का मुख्य द्वार पूरी तरह खुल गया, पर उसके पीछे कोई खजाना या सेना नहीं थी। वहां सिर्फ एक छोटा सा चमकदार गोला और तैर रहा था। यही था द ओरिजिन कोड। जैसे ही प्रताप ने उसे छूने की कोशिश की, गोले से एक भयानक चीख निकली और प्रताप का मशीनी शरीर पिघलने लगा। इल्यूमिनाटी के नकाबपोश सदस्य खौफ में पीछे हटने लगे। ये कोई कोड नहीं है, ये एक जीवित चेतना कॉन्शियसनेस है। उनमें से एक चिल्लाया और भागने लगा। हॉल की छतें ढहने लगी थीं। गंगा का पानी दरारों से अंदर आने लगा था। आर्यन ने वह चमकदार गोला अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही उसने गोले को छुआ, उसे अपनी माँ का चेहरा साफ दिखने लगा। वह मर चुकी थी, पर उनकी यादें और उनकी रूह इस गोले के अंदर कैद थीं। बेटा, इसे यहाँ से ले जाओ। ये दुनिया इस शक्ति के लिए तैयार नहीं है। माँ की आवाज़ उसके दिल में गूंजी। आर्यन ने विहान और छाया का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। वे वापस उन सीढ़ियों की ओर भागे, जबकि पीछे प्रताप सिन्हानिया का मशीनी ढांचा मलबे और पानी के नीचे दबता जा रहा था।
जब वे मणिकर्णिका घाट पर वापस आए तो सुबह का सूरज निकल रहा था। गंगा का पानी शांत था, पर मंदिर अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। आर्यन के हाथ में वह गोला अब एक साधारण पत्थर जैसा लग रहा था। विहान हाँफते हुए जमीन पर बैठ गया। क्या ये खत्म हो गया, भाई? आर्यन ने दूर क्षितिज होराइजन की ओर देखा। नहीं विहान, ये तो सिर्फ एक चाबी थी। असली ताला तो अभी भी इल्यूमिनाटी के मुख्यालय वेटिकन में छिपा है। आर्यन ने वह पत्थर छाया को दिया। इसमें माँ की यादें और ओरिजिन कोड दोनों हैं। इल्यूमिनाटी अब हमें ढूंढने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा देगी। तभी छाया के टैबलेट पर एक नया संदेश चमका। यह कोई डेटा नहीं था, सिर्फ एक लोकेशन थी, हिमालय की रहस्यमयी रूपकुंड झील। और नीचे एक तस्वीर थी, विहान की माँ की, जो एक बर्फीले जार में कैद थीं, पर उनकी आंखें खुली थीं और वे बिल्कुल नीली थीं। आर्यन के चेहरे पर एक खौफनाक शांति छा गई। उसे समझ आया कि वाराणसी में जो उसने देखा वो सिर्फ एक परछाई थी। असली माँ अभी भी जिंदा हैं, पर वे अब इंसान नहीं रहीं। वे नील वंश की पहली क्वीन बन चुकी हैं और इल्यूमिनाटी उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है। सस्पेंस अब अपनी पराकाष्ठा पर था। क्या आर्यन अपनी माँ से लड़ पाएगा? क्या वह उस ओरिजिन कोड को सुरक्षित रख पाएगा? रूपकुंड का अभिशाप। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बर्फीला तूफान किसी भूखे भेड़िए की तरह दहाड़ रहा था। रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील स्केलेटन लेक भी कहा जाता है, अपने जमे हुए पानी के नीचे हजारों साल पुराने राज दबाए बैठी थी। आर्यन, छाया और विहान ने बर्फीले गिये पहन रखे थे, पर ठंड उनके मांस को चीरकर हड्डियों तक पहुंच रही थी। आर्यन की गर्दन पर बना वह नीला कोबरा का निशान अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, पर उसकी आंखों की नीली चमक तूफान में एक मशाल की तरह जल रही थी। सर थर्मल स्कैनर्स के मुताबिक झील के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा क्रायोजेनिक चैम्बर सक्रिय है। इल्यूमिनाटी ने यहाँ एक ऐसा बेस बनाया है जिसे सैटेलाइट भी नहीं देख सकते, छाया ने अपने कांपते हाथों से टैबलेट थामते हुए कहा। अचानक तूफान के बीच से कुछ साए उभरे। वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी कदकाठी इंसानों से बड़ी थी और उन्होंने सफ़ेद रंग के ऐसे कवच पहने थे जो उन्हें बर्फ में अदृश्य बना रहे थे। ये इल्यूमिनाटी के विंटर गार्ड्स थे, जिन्हें 0 डिग्री से नीचे लड़ने के लिए ही बनाया गया था। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, जिसकी नीली आग अब जम चुकी थी, पर उसकी धार से एक अजीब सी सोनिक वेव आवाज की लहर निकल रही थी। विहान, छाया, तुम दोनों पीछे हटो। ये गार्ड्स तुम्हारी धड़कनों को ट्रैक कर रहे हैं। जैसे ही पहला विंटर गार्ड झपटा, आर्यन ने अपनी तलवार को हवा में घुमाया। बर्फ की एक दीवार खड़ी हो गई, पर गार्ड ने उसे एक ही मुक्के में तोड़ दिया। आर्यन चौंक गया। इनकी ताकत सतो या हकीम से कहीं ज्यादा थी। आर्यन ने अपनी नीली आंखों से उनके कवच के आर पार देखा। उन गार्ड्स के अंदर दिल नहीं, बल्कि एक थर्मल न्यूक्लियस धड़क रहा था। शुरू हुआ बर्फ पर मौत का खूनी खेल। आर्यन की रफ्तार कम हो रही थी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी उसके शरीर को थका रही थी। तभी उसे अपनी माँ की वही लोरी सुनाई दी, पर इस बार वह लोरी नहीं, एक चेतावनी थी। आर्यन, झील के केंद्र में मत देखो, वह एक आईना है। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी थर्ड आई, तीसरी आंख के विशन का इस्तेमाल किया। उसने गार्ड्स की गर्दन के उस नाजुक पॉइंट को पहचाना जहां उनका कूलिंग सिस्टम जुड़ा था। एक के बाद एक गार्ड्स बर्फ पर ढेर होने लगे। उनके शरीर से नीला धुआं निकलने लगा। जब वे झील के बीचों बीच पहुंचे तो नज़ारा देखकर विहान की चीख निकल गई। जमी हुई झील के पारदर्शी बर्फ के नीचे हजारों की संख्या में प्राचीन योद्धाओं के कंकाल खड़े थे, जैसे वे किसी के हुक्म का इंतजार कर रहे हों। और उन कंकालों के ठीक बीच में एक विशाल बर्फीला जार था। उसके अंदर आर्यन की माँ कैद थीं। उनकी आंखें खुली थीं, वे पूरी तरह नीली थीं और उनके शरीर से नीली नसें निकलकर उन हजारों कंकालों से जुड़ी थीं। ये क्या पागलपन है? छाया बुदबुदाए। तभी झील के किनारे पर एक होलोग्राम उभरा। वह इल्यूमिनाटी का ग्रैंड मास्टर था। स्वागत है आर्यन, तुमने ओरिजिन कोड को वाराणसी में सक्रिय किया और उसकी फ्रीक्वेंसी ने यहाँ तुम्हारी माँ को जगा दिया। वह अब सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वह नेक्रो क्वीन हैं। उनके एक इशारे पर ये हजारों साल पुराने कंकाल फिर से जिंदा हो सकते हैं। इसे हम प्रोजेक्ट रिसरेक्शन, प्रोजेक्ट रेजरेक्शन कहते हैं। अचानक माँ ने जार के अंदर से आर्यन की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई ममता नहीं थी, सिर्फ एक ठंडा शून्य था। उन्होंने अपना हाथ बर्फ पर रखा और पूरी झील कांपने लगी। कंकालों के हाथों में हरकत होने लगी। माँ, रुक जाए, ये मैं हूँ। आर्यन, आर्यन चिल्लाया, पर माँ की आवाज़ उसके दिमाग में किसी हथौड़े की तरह गूंजी। आर्यन, यहाँ कोई माँ नहीं है, यहाँ सिर्फ शून्य है। झील की बर्फ फटने लगी और वे हजारों कंकाल बाहर निकलने लगे। यह अब एक सेना थी जो न थकती थी न मरती थी। आर्यन के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे उन मरे हुए योद्धाओं से लड़ना था जिनका नेतृत्व उसकी अपनी माँ कर रही थी। छाया ने तेजी से ओरिजिन कोड वाला पत्थर निकाला। सर, अगर हम इस कोड को झील के पानी में विसर्जित डिसॉल्व कर दें तो शायद ये कनेक्शन टूट जाए। पर इसके बाद
शायद माँ की यादें हमेशा के लिए मिट जाएं। आर्यन ने माँ की उन नीली आंखों में देखा जिनमें अब मौत का नंगा नाच था। उसने वह पत्थर हाथ में लिया और उसे झील की दरार की ओर बढ़ा दिया। तभी झील के नीचे से एक बहुत बड़ा मशीनी हाथ निकला और उसने जार को उठा लिया। एक विशाल सबमरीन पनडुब्बी बर्फ को तोड़कर बाहर आए। ग्रैंड मास्टर की आवाज़ फिर गूंजी, तुम्हें क्या लगा कि हम यहाँ रुकेंगे? माँ अब वेटिकन जा रही हैं, जहाँ अंतिम द्वार खुलेगा। अगर उन्हें बचाना है आर्यन, तो तुम्हें उस दुनिया में आना होगा जिसे इंसान नर्क कहते हैं। पनडुब्बी पानी में समा गई और तूफान और भी तेज हो गया। आर्यन के हाथ में वह ओरिजिन कोड रह गया, पर उसकी माँ उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। सस्पेंस अब हिमालय की इन वादियों में दफन हो गया था। क्या आर्यन अपनी माँ को आज़ाद कर पाएगा, या वह खुद इस नेक्रो आर्मी का अगला शिकार बनेगा? वेटिकन का पाताल। हिमालय का वह बर्फीला तूफान अब आर्यन की रूह में समा चुका था। उसकी आंखों की नीली रोशनी अब स्थिर थी, जैसे किसी जलते हुए हीरे की चमक। हिमालय से वेटिकन की दूरी हजारों मील की थी, पर आर्यन के लिए ये सिर्फ एक कदम था। छाया ने इल्यूमिनाटी के उस गुप्त पनडुब्बी का पीछा करते हुए उन्हें इटली के रोम तक पहुंचा दिया था। वेटिकन सिटी, जो दुनिया के लिए शांति का केंद्र थी, उसके ठीक 500 फीट नीचे इल्यूमिनाटी का मुख्य केंद्र सैंक्टम शून्य सैंक्टम 0 स्थित था। आर्यन, छाया और विहान ने पर्यटकों के वेश में वेटिकन के संग्रहालय में प्रवेश किया, पर उनका असली लक्ष्य वहां रखी पेंटिंग्स नहीं, बल्कि उन पेंटिंग्स के पीछे छिपे गुप्त दरवाजे थे। सर, इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर की सुरक्षा किसी अभेद्य किले जैसी है। यहाँ नैनो सेंसर्स के साथ साथ बायोमीट्रिक गार्ड्स भी तैनात हैं जो सिर्फ नीलवंश के डीएनए को पहचानते हैं, छाया ने अपने कानों में लगे सूक्ष्म ट्रांसमीटर के जरिए कहा। आर्यन ने लियोनार्डो दा विंची की एक प्रसिद्ध पेंटिंग के सामने खड़े होकर अपनी गर्दन का वह कोबरा निशान दीवार पर बने एक खांचे से छुआया। अचानक दीवार के भारी पत्थर बिना किसी आवाज के सरकने लगे। अंदर एक अंधेरी और ठंडी गलियारी थी जो नीचे पाताल की ओर जा रही थी। विहान ने अपना वह पुराना बक्सा कसकर पकड़ रखा था। उसे एहसास था कि इस बक्से की असली जरूरत अब आने वाली है। जैसे ही वे सैंक्टम शून्य के मुख्य द्वार पर पहुंचे, वहां का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई दफ्तर या लैब नहीं थी, वह एक विशाल उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड था जो जमीन के अंदर लटका हुआ था। पिरामिड के चारों ओर हजारों की संख्या में इल्यूमिनाटी के ब्लैक गार्ड्स तैनात थे, जिनके हाथों में प्लाज्मा राइफल्स थीं। और सबसे ऊपर एक ऊंचे मंच पर वह बर्फीला जार रखा था जिसके अंदर मां कैद थीं। उनके चारों ओर 5 ग्रैंड मास्टर्स खड़े थे, जिन्होंने लाल रंग के प्राचीन चोगे पहन रखे थे। वे सब मिलकर एक प्राचीन मंत्र पढ़ रहे थे जो असल में एक डिजिटल कोड था जिसे मां के दिमाग में फीड किया जा रहा था। आर्यन सिन्हानिया, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर की आवाज़ पूरे पिरामिड में गूंजी। तुमने सतों को मारा, हकीम को खत्म किया और अपने पिता के साम्राज्य को धूल चटा दी। पर तुम यहाँ सम्राट बनकर नहीं, बल्कि एक बलीक बनकर आए हो। तुम्हारी माँ अब नेक्रो क्वीन बन चुकी हैं, और अब हमें सिर्फ तुम्हारे शरीर के उस ओरिजिन कोड की ज़रूरत है जिससे हम इस पिरामिड को सक्रिय करके दुनिया के हर इंसान के दिमाग को रीसेट कर सकें। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, पर इस बार तलवार से नीली नहीं, बल्कि एक काली आग निकल रही थी। तुमने मेरी माँ को हथियार बनाया, अब वही हथियार तुम्हारा विनाश करेगी। शुरू हुआ वह महायुद्ध जिसका गवाह इतिहास में कोई नहीं था। आर्यन किसी बिजली की तरह गार्ड्स के बीच कूद पड़ा। उसकी तलवार की हरकत से प्लाज्मा राइफल्स के टुकड़े उड़ रहे थे। छाया ने अपने टैबलेट से वेटिकन के मुख्य सभा पर हमला किया, जिससे पिरामिड की बिजली बार बार कटने लगी। विहान, बक्सा खोलो, अब समय आ गया है, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। विहान ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। उसके अंदर एक प्राचीन शंख, एंशंट कॉन्च रखा था जो पूरी तरह से नीले कांच का बना था। इसे बजाओ विहान, इसकी फ्रीक्वेंसी ही मां के अंदर के वायरस को खत्म कर सकती है। जैसे ही विहान ने उस शंख को फूंका, एक ऐसी आवाज निकली जिसने पिरामिड की कांच की दीवारों को चटका दिया। गार्ड्स अपने कान पकड़कर जमीन पर गिरने लगे। मां का वह बर्फीला जार धीरे धीरे पिघलने लगा। मां ने अपनी नीली आंखें खोलीं, पर उनमें अब दर्द और पहचान की एक छोटी सी झलक थी। आर्यन, बेटा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तभी ग्रैंड मास्टर ने एक आखिरी दांव खेला। उसने एक लाल बटन दबाया और पिरामिड के केंद्र से एक विशाल लेजर बीम निकली जो सीधे मां के शरीर के आर पार जाने लगी। अगर तुम हमें नहीं जीत सकते तो तुम अपनी मां को भी नहीं पा सकते। पिरामिड अब टूटने लगा था। मलबे के बड़े बड़े टुकड़े ऊपर से गिर रहे थे। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रैंड मास्टर की ओर अपनी तलवार फेंकी, जो सीधे उसके सीने के आर पार हो गई। आर्यन मां के पास पहुंचा, पर उनकी हालत बिगड़ रही थी। उनके शरीर से वह नीला तरल पदार्थ तेजी से बाहर निकल रहा था। सर, पिरामिड के फटने में सिर्फ 60 सेकंड हैं, हमें निकलना होगा, छाया चिल्लाए। आर्यन ने मां को अपनी बाहों में उठाया। मां ने आर्यन के चेहरे को छुआ और मुस्कुराई। आर्यन, सम्राट कभी पीछे नहीं मुड़ता।
विहान और छाया को ले जाओ। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। माँ ने अपना हाथ आर्यन के दिल पर रखा और अपनी सारी बची हुई नीली ऊर्जा आर्यन के शरीर में ट्रांसफर कर दी। आर्यन का शरीर अब एक सूरज की तरह चमकने लगा था। उसने विहान और छाया को पकड़ा और एक ऐसी छलांग लगाई जो इंसानियत की समझ से परे थी। वे वेटिकन के मुख्य हॉल की छत फाड़कर सीधे बाहर निकले, ठीक उसी पल जब नीचे एक भयानक धमाका हुआ और इल्यूमिनाटी का वह सैंटम शून्य हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो गया। वेटिकन के ऊपर आसमान अब पूरी तरह नीला हो चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ आर्यन वेटिकन की एक ऊंची मीनार पर खड़ा था। विहान और छाया उसके पीछे थे। माँ अब नहीं रही थी, पर आर्यन को महसूस हो रहा था कि वे उसके खून के हर कतरे में मौजूद हैं। उसके हाथ में वह नीला शंख था। सब खत्म हो गया भाई, विहान ने रुआंसी आवाज में पूछा। आर्यन ने दूर समंदर की ओर देखा। नहीं विहान, इल्यूमिनाटी का एक केंद्र खत्म हुआ है, पर उनके लोग अभी भी दुनिया के हर शहर में छिपे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो नीला कोबरा का निशान अब सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं है। आर्यन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसके हाथ में एक छोटा सा डिजिटल चिप था जो उसने ग्रैंड मास्टर की जेब से निकाला था। उस पर एक नया नक्शा था। वह नक्शा भारत के अमरनाथ गुफा का नहीं, बल्कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे दबे एक प्राचीन शहर का था। छाया, अंटार्कटिका के लिए तैयारी करो। इल्यूमिनाटी ने वहां मानवता का नया बीज, द न्यू सीड, बोया है। हमें उसे उखाड़ फेंकना होगा। सम्राट की यात्रा अब रुकने वाली नहीं थी। सस्पेंस अब एक नए महाद्वीप की ओर मुड़ चुका था। क्या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे आर्यन को अपने पिता का आखिरी राज मिलेगा? हिमशिखरों की आग, द फायर ऑन आइस। वेटिकन की राख से उभरकर आर्यन अब दुनिया के आखिरी छोर पर खड़ा था, अंटार्कटिका। यहाँ सिर्फ सफ़ेद मौत का साम्राज्य था। तापमान 0 से 70 डिग्री नीचे था, जहाँ सांस लेना भी फेफड़ों में कांच भरने जैसा था। आर्यन के साथ छाया और विहान एक गुप्त स्टेल्थ विमान से इस बर्फीले नर्क में उतरे थे। आर्यन ने छाया की ओर देखा, जिसकी पलकों पर बर्फ जमी थी, पर उसकी आंखों में आर्यन के लिए वो फिक्र थी जिसे उसने कभी शब्दों में नहीं कहा था। छाया, अगर हम इस मिशन से वापस नहीं लौटे तो याद रखना, तुम मेरी सिर्फ टीम नहीं थी, तुम मेरी ताकत थी, आर्यन ने बहुत धीमे से कहा। छाया ने उसके दस्ताने वाले हाथ को कसकर पकड़ा। हम साथ वापस जाएंगे सम्राट, ये वादा है। अचानक बर्फ के पहाड़ों के बीच से एक विशाल नीली रोशनी आसमान की ओर उठी। ये ग्रैंड मास्टर के उस डिजिटल चिप का संकेत था। वे अंटार्कटिका के पाताल, दी एंटार्क्टिक अबिस के मुहाने पर थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन फटने लगी और बर्फ के नीचे से विशाल मशीनी हाइबरनेशन पॉड्स बाहर निकलने लगे। इनमें इल्यूमिनाटी के वो लोग थे जिन्हें सदियों से फ्रीज करके रखा गया था ताकि वे न्यू वर्ल्ड में जाग सकें। सर, ये हजारों की संख्या में हैं। अगर ये जाग गए तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, विहान ने खौफ से कहा। तभी बर्फ के तूफान को चीरते हुए इल्यूमिनाटी के आइस नाइट्स बाहर निकले। इनके पास तलवारें नहीं, बल्कि क्रायो ब्लेड्स थे जो छूते ही इंसान को लोहे की तरह जमाकर तोड़ सकते थे। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, जिसकी काली आग अब अंटार्कटिका के अंधेरे में एक डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं लिखा जाएगा। आर्यन किसी बर्फीले तेंदुए की तरह उन नाइट्स के बीच नाच रहा था। उसने एक नाइट की ढाल तोड़ी और उसके अंदर के तरल नाइट्रोजन कोर को पंचर कर दिया। एक भीषण धमाका हुआ और नीली आग चारों ओर फैल गई। लड़ाई के बीच आर्यन और छाया एक गहरी खाई में जा गिरे। वहां सन्नाटा था और सिर्फ उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। छाया का पैर मलबे के नीचे दब गया था। आर्यन ने अपनी पूरी नीलवंश की ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाया और छाया को अपनी बाहों में उठा लिया। उस मौत के सन्नाटे में दोनों की नज़रें मिलीं। सस्पेंस और रोमांस की एक ऐसी लहर दौड़ी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने हमेशा सोचा था कि एक सम्राट को अकेले ही लड़ना पड़ता है, आर्यन ने छाया के माथे को छुआ, पर तुम्हारे बिना मैं सिर्फ एक हथियार होता, इंसान नहीं। छाया ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सिर रखा, पर तभी खाई की दीवारें हिलने लगीं। खाई के अंदर से एक प्राचीन द्वार खुला। ये अगरथा का प्रवेश द्वार था, एक ऐसा शहर जो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे हजारों सालों से फल फूल रहा था। अंदर का नज़ारा हैरतअंगेज था। वहां जंगल थे, नदियां थीं और एक कृत्रिम सूरज चमक रहा था। पर इस स्वर्ग के बीच में एक काली मीनार खड़ी थी, द टावर ऑफ साइलेंस। यहीं इल्यूमिनाटी का आखिरी गॉड कोड सुरक्षित था। मीनार के ऊपर प्रताप सिंहानिया का एक डिजिटल क्लोन खड़ा था, जो अब एक सुपर इंटेलिजेंस बन चुका था। आर्यन, तुम इस स्वर्ग में मरने आए हो। यहाँ न वक्त है, न मौत, यहाँ सिर्फ शून्य है। आर्यन ने छाया को एक सुरक्षित कोने में बैठाया और मीनार की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे अपनी माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, आर्यन, ये आखिरी मोड़ है, इस मीनार को गिरा दो, वरना मानवता का अंत निश्चित है। आर्यन ने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और अपनी गर्दन के कोबरा निशान से उस मीनार की ऊर्जा को सोखना शुरू किया।
उसका शरीर फटने को था, नीली नसें उसकी खाल फाड़कर बाहर आने को थीं। विहान ने ऊपर से शंख बजाना शुरू किया, जिसकी ध्वनि ने मीनार के डिजिटल सुरक्षा चक्र को तोड़ दिया। मीनार ढहने लगी। अगाथा का वह नकली सूरज बुझने लगा। आर्यन ने छाया को उठाया और वे वापस उस सुरंग की ओर भागे। पीछे पूरा प्राचीन शहर मलबे के नीचे दब रहा था। जैसे ही वे बाहर बर्फीली सतह पर आए, आर्यन ने देखा कि उसकी मुट्ठी में एक ब्लैक डायमंड था। यह इल्यूमिनाटी का आखिरी राज था। छाया, विहान, ये खत्म हुआ। इल्यूमिनाटी की जड़ें अब कट चुकी हैं। पर सस्पेंस अभी बाकी था। जैसे ही वे विमान की ओर बढ़े, आर्यन की नज़र बर्फ पर पड़ी। वहां उसके पैरों के निशान नहीं थे, बल्कि एक नीले कोबरा के रेंगने के निशान थे। आर्यन ने अपनी हथेली देखी। उसकी खाल अब धीरे धीरे स्केल्स सांप की खाल में बदल रही थी। भाई, आपकी आंखें! विहान चिल्लाया। आर्यन की आंखें अब पूरी तरह से कोबरा जैसी हो चुकी थीं। उसे समझ आया कि ओरिजिन कोड ने उसे इंसान से नील वंश का असली सम्राट बना दिया था, एक ऐसा प्राणी जो अब अमर था, पर शायद अब कभी इंसान नहीं बन पाएगा। छाया की आंखों में आंसू थे, पर उसने आर्यन का हाथ नहीं छोड़ा। चाहे तुम जो भी बन जाओ, तुम मेरे सम्राट रहोगे। विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। नीचे अंटार्कटिका का सफ़ेद रेगिस्तान धीरे धीरे छोटा हो रहा था। आर्यन ने वह ब्लैक डायमंड समंदर की गहराइयों में फेंक दिया। सम्राट का उदय हो चुका है छाया। अब दुनिया को बचाने की ज़रूरत नहीं है, अब दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। तभी विमान के रेडियो पर एक रहस्यमय फ्रीक्वेंसी गूंजी। यह कोई इल्यूमिनाटी नहीं था, यह अंतरिक्ष से आया एक संदेश था। सम्राट, हम आ रहे हैं। सस्पेंस अब धरती से निकलकर सितारों की ओर मुड़ चुका था। राज गहरा रहा है और वक्त कम है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि धमाका अभी बाकी है। लौटते हैं द इनविजिबल एम्परर की रहस्यमय दुनिया में। शून्य से अनंत तक, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अंटार्कटिका की बर्फीली कैद से निकलने के बाद स्टील्थ विमान बादलों को चीरता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन विमान के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान जैसा शांत था। आर्यन विमान के पिछले हिस्से में बैठा अपनी हथेलियों को देख रहा था, जहां इंसानी खाल की जगह अब नीले और सुनहरे स्केल्स सांप जैसी खाल उभर रहे थे। उसकी आंखों की पुतलियां अब स्थिर नहीं थीं, वे किसी शिकारी कोबरा की तरह लंबवत वर्टिकल हो चुकी थीं। छाया उसके पास आए, उसके हाथ में मरहम था, पर वह ठिठक गई। वह उस सम्राट को नहीं पहचान पा रही थी जिसे उसने कभी प्यार किया था। आर्यन, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? छाया ने कांपती आवाज में पूछा। आर्यन मुड़ा। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं, बल्कि कई गूंजती हुई आवाजों का मिश्रण थी। छाया, सम्राट का पुराना रूप मर चुका है। ओरिजिन कोड ने मेरे भीतर के उस हिस्से को जगा दिया है जिसे इंसान, ईश्वर और डरपोक शैतान कहते हैं। अचानक विमान के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल होने लगे। डैशबोर्ड की लाइटें लाल होकर फटने लगीं। विहान चिल्लाया, भाई, रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं है, पर बाहर देखो। खिड़की के बाहर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आसमान का रंग काला नहीं, बल्कि बैंगनी हो चुका था। बादलों के बीच से धातु के विशाल पिरामिड नीचे की ओर आ रहे थे। ये इल्यूमिनाटी के मालिक नहीं थे, ये वो थे जिन्होंने इल्यूमिनाटी को बनाया था, आकाशीय संरक्षक, द सेलेस्टियल सेंटिनल्स। रेडियो पर फिर वही आवाज़ गूंजी जिसने अंटार्कटिका में आर्यन को चेतावनी दी थी, सम्राट, तुमने चाबी का इस्तेमाल किया, अब दरवाज़ा हम खोलेंगे। विमान एक तेज झटके के साथ हवा में रुक गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। एक विशाल रोशनी की किरण विमान के बीचों बीच से गुजरी और छाया, विहान और आर्यन को खींचकर ऊपर उन पिरामिड्स के अंदर ले गई। जब आर्यन की आंखें खुलीं, वह एक ऐसी जगह पर था जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का कोई अस्तित्व नहीं था। चारों ओर हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष तैर रहे थे। छाया और विहान कांच के दो अलग अलग जार में कैद थे। उनके सामने ग्रैंड मास्टर का वह असली रूप खड़ा था जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, एक शुद्ध ऊर्जा का बना हुआ शरीर। आर्यन सिन्हानिया, तुम सिर्फ एक प्रयोग थे। ग्रैंड मास्टर की आवाज़ सीधे आर्यन के दिमाग में गूंजी। हमने नील वंश को पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए बोया था ताकि एक दिन कोई ऐसा शरीर पैदा हो जो हमारे आकाशगंगा के डेटा को संभाल सके। तुम अब इंसान नहीं हो, तुम एक लिविंग डेटाबेस हो। तुम्हारी हर कोशिका में ब्रह्मांड का इतिहास लिखा है। अगर हमने तुम्हें यहाँ फॉर्मेट कर दिया तो पृथ्वी की पूरी याददाश्त मिट जाएगी और हम फिर से शून्य से शुरुआत करेंगे। आर्यन ने अपनी काली तलवार निकाली, पर इस बार तलवार से आग नहीं, बल्कि ब्लैक होल जैसी शक्ति निकल रही थी। तुमने मुझे बनाने में गलती कर दी। तुमने मुझे इंसानियत के बीच पाल पोस कर बड़ा किया, और एक इंसान कभी हार नहीं मानता। शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस की सीमाओं से परे था। आर्यन ने अपनी तलवार को घुमाया और उन पिरामिड्स की दीवारों को काटना शुरू किया। प्रत्येक काट के साथ उसे छाया की चीखें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि उसका दर्द छाया के जार को बिजली के झटके दे रहा था। ये सम्राट का सबसे बड़ा इम्तिहान था, अपनी जीत या अपने प्यार की जान।
छाया ने जार के अंदर से आर्यन की आंखों में देखा और इशारे से कहा, कर दो आर्यन, मेरे लिए मत रुको। आर्यन की आंखों से नीले आंसू गिरे जो जमीन पर गिरते ही जम गए। उसने एक भयानक गर्जना की और अपनी पूरी नील शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। आर्यन का शरीर फटने लगा, नीली रोशनी पिरामिड के हर कोने में फैल गई। उसने उस ऊर्जा के गॉड को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे अपने भीतर खींचना शुरू किया। तुम डेटा चाहते थे, तो लो सारा डेटा। आर्यन का दिमाग फटने लगा था। हजारों सदियों के युद्ध, जन्म और मृत्यु की यादें उसके दिमाग में एक साथ चलने लगीं। ग्रैंड मास्टर की ऊर्जा बिखरने लगी। वह चिल्लाया, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा शरीर इस ऊर्जा को नहीं झेल पाएगा। पर आर्यन अब इंसानियत से ऊपर उठ चुका था। उसने ग्रैंड मास्टर को शून्य में विलीन कर दिया और एक जोरदार धमाका हुआ जिसने उन आकाशीय पिरामिड्स को धूल में मिला दिया। जब धुआं छटा, आर्यन, छाया और विहान एक सुनसान आइलैंड पर पड़े थे। शाम का सूरज ढल रहा था। विहान और छाया सुरक्षित थे, पर आर्यन का शरीर अब आधा पारदर्शी ट्रांसपेरेंट हो चुका था। वह कभी नीले कोबरा में बदलता तो कभी वापस इंसान में। सस्पेंस और रोमांस की पराकाष्ठा तब हुई जब छाया ने दौड़कर उसे गले लगाया। आर्यन, तुम वापस आ गए। आर्यन ने उसे छूने की कोशिश की, पर उसका हाथ छाया के शरीर के पार निकल गया। मैं यहाँ हूँ छाया, पर मैं अब इस आयाम डायमेंशन का हिस्सा नहीं रहा। मुझे अब उन संरक्षकों को रोकना होगा जो पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। मैं तुम्हारी यादों में रहूंगा, तुम्हारे खून में रहूंगा, पर तुम्हारी बाहों में नहीं। आर्यन ने आसमान की ओर देखा। वहां अब हजारों तारे चमक रहे थे और हर तारा एक नया दुश्मन था। विहान, ये सिल्वर मास्क और शंख अब तुम्हारे हैं। तुम अगले सम्राट हो। दुनिया को ये मत बताना कि मैं मर गया, उन्हें बताना कि मैं अनंत की रक्षा कर रहा हूँ। छाया के आंसू थम नहीं रहे थे। उसने आर्यन के उस पारदर्शी चेहरे को चूमा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे सदियां बीत जाएं। आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब वही पुराना सुकून था। उसका शरीर धीरे धीरे नीली तितलियों में बदलने लगा और हवा के साथ उड़कर सितारों में विलीन हो गया। वर्षों बीत गए। भारत के एक ऊंचे पहाड़ पर एक नया मंदिर बन चुका था, जहां लोग अदृश्य सम्राट की पूजा करते थे। विहान अब बड़ा हो चुका था और उसने सम्राट के विरासत को संभाला था। छाया हर शाम उस पहाड़ी पर जाती थी और समुद्र की लहरों को देखती थी। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था, एक छोटा बच्चा छाया के पास आया। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल नीली थीं और उसकी गर्दन पर एक छोटा सा नीला कोबरा का निशान था। उसने छाया का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, माँ, पिताजी ने कहा था कि वे वापस आएंगे। छाया की आंखें फटी रह गईं। सस्पेंस अब एक नए पुनर्जन्म की ओर इशारा कर रहा था। क्या सम्राट वाकई लौट आया था? रक्त का आह्वान, द कॉल ऑफ द ब्लड। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शाम की आरती हो रही थी। गंगा की लहरों पर हजारों दिए तैर रहे थे, पर छाया की नजरें सिर्फ उस 7 साल के बच्चे पर टिकी थीं जिसने अभी अभी उसे माँ कहकर पुकारा था। उस बच्चे की नीली आंखें ठीक वैसी ही थीं जैसी आर्यन की अनंत में विलीन होने से पहले थीं। छाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से बच्चे की गर्दन के पीछे बने उस नीले कोबरा के निशान को छुआ। वह निशान सिर्फ एक जन्मचिन्ह नहीं था, वह धड़क रहा था जैसे उसके अंदर कोई प्राचीन शक्ति सांस ले रही हो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? छाया ने रुआंसी आवाज में पूछा। बच्चे ने मुस्कुराकर गंगा की ओर इशारा किया और कहा, मेरा नाम नील है। पिताजी ने कहा था कि जब गंगा का पानी पूरी तरह नीला हो जाए तब समझ लेना कि मेरा समय आ गया है। छाया ने पानी की ओर देखा। हैरानी की बात थी कि दियों की रोशनी के बावजूद गंगा का पानी एक अलौकिक नीली चमक बिखेर रहा था। विहान, जो अब एक परिपक्व योद्धा बन चुका था और जिसके चेहरे पर कई जंगों के निशान थे, भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंचा। भाभी, शहर के सारे सेंसर्स पागल हो गए हैं। अंतरिक्ष से एक ऐसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी आ रही है जो सीधे इस बच्चे के डीएनए से मैच कर रही है। तभी अचानक आसमान में चमकते तारों के बीच एक दरार सी पड़ी। वह कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक वर्महोल था। उसमें से धातु के छोटे छोटे कीड़े जैसे ड्रोन नीचे गिरने लगे। ये इल्यूमिनाटी के नहीं थे, ये द साइलेंसर थे, ब्रह्मांड के वो शिकारी जो नील वंश के आखिरी अंश को मिटाने के लिए भेजे गए थे। घाट पर भगदड़ मच गई। विहान ने अपनी सिल्वर गन निकाली, पर नील ने शांत भाव से अपना छोटा सा हाथ उठाया। जैसे ही एक ड्रोन नील की ओर बढ़ा, वह हवा में ही जम गया और फिर नीली राख बनकर बिखर गया। विहान चाचा, हथियार की जरूरत नहीं है। नील की आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जो एक 7 साल के बच्चे में होना नामुमकिन था। वे मुझे लेने नहीं, मुझे सक्रिय करने आए हैं। नील की आंखों की पुतलियां अब फैलने लगीं। उसने मणिकर्णिका की जलती हुई चिताओं की राख को हवा में उड़ाया और उस राख ने एक सुरक्षा कवच का रूप ले लिया। छाया को समझ आया कि आर्यन मरा नहीं था, उसने खुद को डेटा के रूप में इस बच्चे के भीतर सुरक्षित कर लिया था। नील आर्यन का बेटा नहीं, बल्कि आर्यन का पुनर्जन्म था, जिसे एक नए मिशन के लिए भेजा गया था। उसी वक्त न्यूयॉर्क,
के एक अंडरग्राउंड बेस में एक बूढ़ा आदमी एक बड़ी स्क्रीन को देख रहा था। उसका चेहरा प्लास्टिक सर्जरी से बदला हुआ था, पर उसकी आंखों की नफरत पुरानी थी। वह विक्रांत था, जो अंटार्कटिका के धमाके में बच निकला था और अब एक मशीनी शरीर के सहारे जिंदा था। तो सम्राट वापस आ गया, पर इस बार वह कमजोर है। एक बच्चा जिसे जज्बातों से मारा जा सकता है। विक्रांत ने अपने बगल में खड़े एक विशाल योद्धा को आदेश दिया, जो पूरी तरह से काले नैनोबॉट से बना था। जाओ, प्रोजेक्ट डार्क सन को शुरू करो। हमें उस बच्चे का खून चाहिए, इससे पहले कि वह अपनी पिछली यादें वापस पा सके। वाराणसी में नील अचानक बेहोश होकर छाया की बाहों में गिर पड़ा। उसकी गर्दन का निशान अब काला पड़ने लगा था। विहान, इसे क्या हो रहा है? छाया चीखी। विहान ने अपने टैबलेट पर डेटा चेक किया। भाभी, कोई इसे दूर से हैक करने की कोशिश कर रहा है। नील का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है और दुश्मन ने उसमें वायरस डाल दिया है। छाया ने नील को कसकर पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ कि रोमांस और प्यार का जो समय उसने आर्यन के साथ खोया था, अब उसे अपने बेटे को बचाने के लिए उसी नफरत और जंग के मैदान में वापस उतरना होगा। रात के सन्नाटे में वे नील को लेकर एक गुप्त एम्बुलेंस में शहर से बाहर निकल रहे थे। आर्यन का सिल्वर मास्क विहान के हाथ में था, जो अब तेजी से चमक रहा था, जैसे वह अपने असली मालिक को पुकार रहा हो। नील ने नींद में ही बड़बड़ाना शुरू किया, वेटिकन, तीसरा तहखाना, चाबी वहीं है। छाया ने विहान की ओर देखा। जंग खत्म नहीं हुई थी, वह तो बस एक नए और ज्यादा खतरनाक रूप में वापस आई थी। सस्पेंस अब इस बात पर था कि क्या एक 7 साल का बच्चा उस विशाल ब्रह्मांडीय षड्यंत्र को झेल पाएगा। क्या छाया अपने बेटे को उस अदृश्य सम्राट बनने से रोक पाएगी जो उसके पिता की मौत का कारण बना था। जैसे ही उनकी गाड़ी हाईवे पर चढ़ी, सामने हजारों की संख्या में काली गाड़ियां खड़ी थीं। उनके ऊपर इल्यूमिनाटी का नया लोगो था, एक जलता हुआ सूरज, ममता की ढाल और शून्य का प्रहार। हाईवे के बीचों बीच खड़ी उन काली गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी छाया की आंखों में चुभ रही थी। जलता हुआ सूरज, इल्यूमिनाटी का यह नया निशान रात के अंधेरे में किसी शैतानी आंख की तरह चमक रहा था। नील, जो छाया की गोद में बेहोश पड़ा था, उसका शरीर अब बर्फीला ठंडा होने लगा था, पर उसकी गर्दन का कोबरा निशान कोयले की तरह दहक रहा था। विहान ने अपनी सिल्वर गन को लोड किया और छाया की ओर देखा। भाभी, ये साधारण गाड़ियां नहीं हैं, ये नैनो टैंक्स हैं। एक बार इशारा हुआ तो ये हमारी एम्बुलेंस को धुएं में बदल देंगे। तभी सामने वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आकृति बाहर निकली। वह विक्रांत था, पर उसका आधा शरीर अब पारदर्शी सिंथेटिक फाइबर से बना था, जिसके अंदर नीली और काली बिजली दौड़ रही थी। छाया, बरसों बीत गए, पर तुम्हारी खूबसूरती और आर्यन के लिए तुम्हारी ये बेवकूफाना वफादारी नहीं बदली। विक्रांत की आवाज़ अब एक भयानक डिजिटल गूंज थी। वह बच्चा आर्यन नहीं है, वह सिर्फ एक कंटेनर है। मुझे वो कंटेनर सौंप दो और मैं तुम्हें और विहान को एक नई दुनिया में राज करने का मौका दूंगा। छाया ने नील को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो वाराणसी के घाट पर था। उसकी आंखों में अब एक सम्राज्ञी का तेज था। विक्रांत, सम्राट को तुमने तब भी नहीं पहचाना था और आज भी नहीं पहचान रहे हो। ये बच्चा मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया को राख करने का दम रखती है। विक्रांत ने हाथ से इशारा किया और नैनो टैंक से काली गैस निकलनी शुरू हुई। ये गैस हवा के ऑक्सीजन को सोख रही थी। विहान ने एम्बुलेंस का इमरजेंसी शील्ड सक्रिय किया, पर वह जरा भी टिक नहीं पाया। तभी नील ने नींद में ही छाया का हाथ पकड़ा। अचानक नील के शरीर से एक ऐसी फ्रीक्वेंसी निकली जिसने उस काली गैस को पीछे धकेल दिया। नील की आंखें खुलीं, पर वे नीली नहीं बल्कि सुनहरी गोल्डन थीं। माँ, डरिए मत, पिताजी मेरे अंदर जाग रहे हैं, नील ने बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। नील एम्बुलेंस से बाहर निकल गया। 7 साल का वो नन्हा बच्चा नंगे पैर हाईवे की ठंडी डामर पर खड़ा था। विक्रांत के योद्धाओं ने उस पर अपनी प्लाज्मा बीम्स तानी, पर नील ने सिर्फ एक चुटकी बजाई। उस एक पल में पूरी हाईवे का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी उल्टा हो गया। इल्यूमिनाटी की गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछल गईं और आपस में टकराकर चूर चूर होने लगीं। विक्रांत खौफ से पीछे हटा। ये मुमकिन नहीं है। एक बच्चा इतनी ऊर्जा कैसे संभाल सकता है? नील उसकी ओर बढ़ा, उसकी हर कदम ताल के साथ जमीन पर नीले कोबरा के निशान बनते जा रहे थे। विक्रांत, तुमने सोचा था कि मैं कमजोर हूं। मैं शून्य से वापस आया हूं ताकि तुम्हें अनंत की सजा दे सकूं। उसी वक्त वेटिकन के तीसरे तहखाने में, जिसे सिएंटिया एक्स कहा जाता था, एक प्राचीन घड़ी की सुइयां खुद ब खुद घूमने लगीं। वहां की दीवारों पर टंगी आर्यन की तलवार, जो मलबे से मिली थी, अचानक कंपन करने लगी। छाया और विहान एम्बुलेंस से बाहर आए और नील के पीछे खड़े हो गए। रोमांस और सस्पेंस की एक ऐसी लहर दौड़ी जब नील ने छाया की ओर मुड़कर देखा और उसकी आवाज में वही पुराना आर्यन वाला लहजा आया। छाया, मुझे वेटिकन ले चलो। वहां के तीसरे तहखाने में अंतिम चाबी है, जिसे प्रताप सिन्हानिया ने भी नहीं ढूंढा था।
अगर इल्यूमिनाटी ने उसे पा लिया तो वे समय की धारा को ही पलट देंगे। विक्रांत ने भागने की कोशिश की, पर विहान ने एक सटीक निशाना साधकर उसकी मशीनी टांग को उड़ा दिया। ये तुम्हारे पुराने पापों का हिसाब है विक्रांत, विहान ने चिल्लाकर कहा। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। आसमान से एक विशाल मदरशिप नीचे उतरने लगा। यह इल्यूमिनाटी का नहीं था, यह उन आकाशीय संरक्षकों का था जिन्हें आर्यन ने सीजन 3 के अंत में चुनौती दी थी। उन्होंने नील को पहचान लिया था। एक विशाल नीली लेजर बीम नील पर गिरने ही वाली थी कि तभी छाया ने नील के आगे छलांग लगा दी। नहीं, छाया चीखी। वह लेजर बीम छाया को छूने ही वाली थी कि नील के शरीर से एक विशाल नीली आकृति बाहर निकली। वह आर्यन का डिजिटल साया, गोस्ट इमेज था। उसने उस लेजर को अपनी हथेली पर रोक लिया। कुछ पलों के लिए हाईवे पर आर्यन और छाया फिर से आमने सामने थे। आर्यन के साये ने छाया की आंखों में देखा और धीरे से उसके माथे को चूमा। मेरे बिना भी तुम सम्राट हो छाया। साया गायब हो गया और उस लेजर की ऊर्जा नील के अंदर समा गई। नील अब एक साधारण बच्चा नहीं रहा, वह एक ह्यूमन सैटेलाइट बन चुका था। छाया हाँफ रही थी, उसकी रूह तक कांप गई थी। आर्यन, वह अभी भी हमारे साथ है। विहान ने छाया को संभाला। भाभी, हमारे पास वक्त नहीं है। मदरशिप वापस आ रहा है। हमें वेटिकन पहुंचना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें पूरी दुनिया की सरहदें तोड़नी पड़ें। एम्बुलेंस अब एक उड़ते हुए यान में तब्दील हो गई। विहान की नई तकनीक। वे बादलों के ऊपर ओझल हो गए, पर नीचे हाईवे पर विक्रांत मलबे में दबा हुआ एक संदेश भेज रहा था। प्रोजेक्ट डार्कसन विफल रहा। अब प्रोजेक्ट ओमेगा को सक्रिय करो। उस बच्चे की मां को मार दो, सम्राट खुद ब खुद टूट जाएगा। वेटिकन का पाताल और कालचक्र। इटली की धरती पर रात का घना कोहरा छाया हुआ था। वेटिकन सिटी की भव्य इमारतें ऊपर से शांत दिख रही थीं, पर उनके नीचे सदियों पुराने रहस्यों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। छाया, विहान और 7 साल का नील वेटिकन के साइंटिया एक्स विभाग के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। नील की सुनहरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने बिना किसी चाबी के उस भारी पत्थर के दरवाजे को छुआ और हजारों साल पुराना बायोलॉक एक गूंज के साथ खुल गया। विहान चाचा, यहाँ से आगे कदम संभल कर रखिएगा। यहाँ की हवा में स्मृति विष मेमोरी पॉइजन है, जो इंसानी यादों को भ्रम में बदल देता है, नील ने प्रौढ़ों जैसी गंभीरता से कहा। वे जैसे जैसे नीचे जा रहे थे, दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जलने लगीं। सस्पेंस और एडवेंचर का स्तर तब बढ़ा जब वे तीसरे तहखाने के केंद्र में पहुंचे। वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक विशाल कालचक्र टाइम डायल था, जो हवा में बिना किसी सहारे के घूम रहा था। ये वही यंत्र था जिसे इल्यूमिनाटी अंतिम चाबी कहती थी। छाया ने देखा कि चक्र के बीचों बीच एक छोटा सा खांचा है, जो बिल्कुल नील की हथेली के आकार का है। अगर मैं इसमें हाथ रखूंगा तो समय की धारा रुक जाएगी माँ। पर दुश्मन हमें ऐसा करने नहीं देगा, नील ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी तहखाने की छतों से काले साए नीचे गिरने लगे। ये इल्यूमिनाटी के आखिरी और सबसे खतरनाक योद्धा थे, द ओमेगा गार्ड्स। उनके पास कोई धातु के हथियार नहीं थे, वे ध्वनि तरंगों साउंड वेव्स से वार कर रहे थे। एक एक वार विहान के ढाल को तोड़ रहा था। विहान ने अपनी सिल्वर गन से जवाबी हमला किया, पर गोलियां उन गार्ड्स के शरीर के आर पार निकल जा रही थीं। भाभी, ये इंसान नहीं है, ये होलोग्राफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कंट्रोल रूम कहीं और है। विहान चिल्लाया। छाया ने अपनी फुर्ती दिखाई और अपनी कलाई से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रैपलर फेंका, जिससे एक गार्ड का प्रोजेक्टर फट गया। पर उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। एडवेंचर तब और रोमांचक हो गया जब नील ने उस कालचक्र की ओर दौड़ लगा दी। नील, रुको, छाया चीखी। तभी एक ओमेगा गार्ड ने छाया पर हमला किया। नील ने हवा में ही छलांग लगाई और उसका हाथ कालचक्र के केंद्र से टकरा गया। अचानक पूरे वेटिकन के नीचे एक भीषण गर्जना हुई। समय की गति धीमी पड़ गई। ओमेगा गार्ड्स हवा में ही रुक गए। छाया और विहान की सांसें जैसे थम सी गईं। उस कालचक्र से एक नीली रोशनी निकली और पूरे हॉल में आर्यन की यादें एक फिल्म की तरह चलने लगीं। आर्यन का चेहरा हवा में उभरा। नील, बेटा, समय आ गया है। अदृश्य सम्राट सिर्फ एक इंसान नहीं, एक रक्षक है। तुम्हें शून्य का बलिदान देना होगा। सस्पेंस की पराकाष्ठा तब हुई जब उस कालचक्र के पीछे से एक और दरवाजा खुला। अंदर एक बर्फीले जार में कोई लेटा हुआ था। विहान ने अपनी टॉर्च जलाई और सबके होश उड़ गए। जार के अंदर कोई और नहीं, बल्कि स्वयं आर्यन सिन्हानिया का असली शरीर था। वह शरीर जो अंटार्कटिका में मृत घोषित कर दिया गया था, यहाँ वेटिकन के पाताल में धड़क रहा था। पिताजी मरे नहीं थे, नील की आवाज़ कांप रही थी। उन्हें यहाँ बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इल्यूमिनाटी उनके नील वंश के खून से पूरी दुनिया का समय नियंत्रित कर रही है। जैसे ही नील ने उस जार को तोड़ने की कोशिश की, वेटिकन के ऊपरी चर्च का घंटा जोर जोर से बजने लगा। इल्यूमिनाटी का नया गॉड प्रोजेक्ट ओमेगा का असली चेहरा सामने आया। वह कोई मशीन नहीं थी, वह छाया की अपनी एक क्लोन थी, जिसे इल्यूमिनाटी ने वर्षों पहले तैयार किया था।
स्वागत है छाया, अपने असली सम्राट से मिलो जिसे मैंने पालतू बनाकर रखा है। क्लोन छाया ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। छाया ने अपनी ही हमशक्ल को देखकर अपनी आंखें मूंद लीं। सस्पेंस अब जज्बातों के उस मोड़ पर था जहां एक तरफ सगा बेटा, एक तरफ पति का जिंदा शरीर और दूसरी तरफ अपनी ही जैसी दिखने वाली एक शैतान थी। अध्याय का अंत एक ऐसे महासस्पेंस के साथ हुआ जिसने रूह कांपा दी। नील ने जार के कांच पर हाथ रखा, पर जैसे ही कांच टूटा, आर्यन की आंखों के बजाय नील की आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। ऊपर चर्च की छत फटने लगी और हजारों की संख्या में आकाशीय संरक्षक सेंटिनल्स नीचे उतरने लगे। नील ने अपनी मां छाया की ओर देखा और एक ऐसी आवाज में कहा जो आर्यन की भी नहीं थी और न ही नील की। खेल खत्म हुआ छाया, सम्राट अब शून्य का गुलाम बन चुका है। तभी जार के अंदर लेटे हुए असली आर्यन का हाथ अचानक हिला और उसने नील की गर्दन पकड़ ली। क्या वह उसे बचा रहा था या उसे मिटा रहा था? तहखाने में नीली और काली आग का महायुद्ध छिड़ गया और आखिरी दृश्य में पूरे वेटिकन में एक चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्या ये वाकई अंत है या ये सिर्फ एक बड़े तूफान की आहट है? याद रखिए, अदृश्य सम्राट कभी हारता नहीं, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। क्या आर्यन अपने दुश्मनों को राख कर पाएगा या खुद उस आग में जल जाएगा? सस्पेंस की ये लहर अभी थमी नहीं है। अगर अगले अध्याय का सच जानना है तो अभी सब्सक्राइब करें मिस्टर एफएम को, वरना अंधेरे में छिपे ये राज कभी बाहर नहीं आएंगे। मिलते हैं अगले खौफनाक मोड़ पर।